हमारे हीरो के अभ्यास या साधना में हुए इस बड़े बदलाव से निकली ताकत की जबरदस्त लहर पूरे शहर के ऊपर एकदम से दिखाई देने लगती है। शहर के ऊपर आसमान जैसे फट सा जाता है और वहां एक विशाल सुनहरी आग के देवता की छवि बन जाती है जो बहुत प्रभावशाली और चमकदार है। वो हवा में इकट्ठी होने लगती है। नीचे हजारों शहरी या लोग जहां थे वहीं रुक जाते हैं, हैरान होकर ऊपर देखने लगते हैं। हवा में एक अजीब सी चरपराहट है और हल्की सी गर्मी और ओजोन की महक आ रही है। एक जवान स्ट्रीट फोटोग्राफर अपना कैमरा कस के पकड़े हुए उत्तेजित होकर उस छवि की तरफ लेंस घुमाता है। उसकी आवाज में पहचान की घबराहट है। उसे याद आता है कि ये वही पुरानी शक्ति है जो उन्हें चमगादड़ दानवों से बचाने आई थी। उसे यकीन हो जाता है कि उनका दिव्य रक्षक इस दुनिया में दोबारा उन पर कृपा करने आ गया है। उस शानदार कोठी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो अब और रुक नहीं सकती। मास्टर बेडरूम की हवा दबाव के नीचे चीखने लगती है। एक कान फाड़ देने वाली गरज के साथ पिघली हुई सुनहरी रोशनी का एक तेज धमाका हमारे हीरो की जगह से फूट पड़ता है। ये रोशनी एक पल के लिए पूरे कमरे को भर देती है और इसकी लहर मोटे शीशे की खिड़कियों में कंपन पैदा कर देती है। ठीक उसी पल हमारे हीरो के आध्यात्मिक दिमाग के अंदर पूरा दृश्य एक तेज बदलाव से गुजरता है और एक विशाल, शांत, गहरा बैंगनी खाली जगह बन जाता है। जिन शक्तिशाली भयानक जीवों को उसने हराया और अपने अंदर समा लिया था, जिसमें वो बड़े तेज हड्डियों वाले पक्षी और वो विशाल कई कुंडलियों वाला सांप शामिल हैं, वो धीरे धीरे ना रोकने योग्य तरीके से उस गहरे अंधेरे से ऊपर उठते हैं। उनके विशाल आकार उसके ऊपर काले बड़े पहाड़ों की तरह खड़े होते हैं। फुंगी इन फिर से जन्मे हुए दानवों को देखता है। उसके चेहरे पर पूरा शांत विश्वास झलक रहा है। वो तुरंत इस बदलाव को पहचान लेता है। ये डरावने जीव जो कभी सबसे बड़े शिकारी थे, अब हमेशा के लिए उसके गुलाम बन चुके हैं, एक सच्चे राजा के वफादार और विशाल सेवकों की तरह। उनकी मौजूदगी, जो बहुत भारी और काली है, उसे डराती नहीं है, बल्कि ये उसकी बढ़ती हुई असीम अंधेरी दुनिया को और ज्यादा मजबूत करती है। वो एक नए सिंहासन पर बैठता है जो घूमती हुई चिपचिपी काली शक्ति से बना है और उसके नीचे हल्की सी आवाज कर रहा है। इस ऊंची जगह से वो नीचे देखता है जब डरावने दानव आत्माओं की सेना उसे अपना एकमात्र शासक मानते हुए गहरा झुककर प्रणाम करती है। उसके सामने एक छोटा सा सिस्टम विंडो चमकता है जो उसकी प्रगति और उसके क्षेत्र की पुष्टि करता है। घोषणा पत्र बताता है कि उसकी असीम अंधेरी दुनिया को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर दिया गया है और उसे एक नई खास शक्ति मिली है। सिस्टम अच्छे से इस नई शक्ति के बारे में समझाता है, जिसे असामान्य युद्ध का नाम दिया गया है। ये साफ करता है कि एक बार जब हमारा हीरो दुश्मनों को अपनी अंधेरी दुनिया के अंदर खींच लेता है तो वो इन सारे दानवों की सेना को बुलाकर उन पर हमला कर सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है। फॉन्गी अपनी हथेली में काली शक्ति का एक घूमता हुआ दमदार गोला पकड़ता है जो उस हड्डी वाले पक्षी का शुद्ध निचोड़ है। ये गोला बहुत तेज ठंडा लगता है और आसपास की सारी रोशनी को अपनी तरफ खींच लेता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे अपनी असीम अंधेरी दुनिया के नए सदस्य का दिल से स्वागत कर रहा हो। वो उस पक्षी की आत्मा की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि इसका मूल तत्व बहुत ज्यादा शुद्ध है, जिसके कारण उसकी खुद की बुनियादी आध्यात्मिक ताकत में एक बड़ा और साफ सुथरा बदलाव आएगा। वो इकट्ठी हुई आत्माओं को आदेश देता है कि वो उसके लिए लगन से काम करें और बदले में बड़े इनाम और अच्छे बर्ताव का वादा करता है। जैसे ही वो अपनी नई डरावनी सेना का जायजा लेता है, उसके मन में एक गहरी बात बैठ जाती है। इस शानदार नई शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के भंडार को और ज्यादा तेज करना होगा। असली दुनिया में बची हुई शक्ति अपने आखिरी छोर तक पहुंच जाती है। एक आखिरी शानदार झलक के साथ शुद्ध तेज सुनहरी रोशनी की एक विशाल किरण, जो इतनी चमकदार और साफ है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है, शहर के बीच से सीधी ऊपर जाती है। वो घने बादलों को चीरते हुए पूरे रात के आसमान को रोशन कर देती है। ये अद्भुत रोशनी देखने वाले हर इंसान को उसकी पक्की जीत का संकेत देती है। हमारा हीरो बिना किसी कोशिश के अपने बिस्तर से कई फुट ऊपर हवा में तैर रहा है। वो एक तेज चमकदार सुनहरी आभा में लिपटा हुआ है। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में साफ गूंजती है, जो 3 सितारा आत्मा निर्माण क्षेत्र में सफल प्रवेश की पुष्टि करती है। वो मन ही मन में इस बड़े बदलाव का जायजा लेता है, एक गहरी शांति महसूस करता है। उसकी सारी अलग अलग शक्तियां, खासकर वो अक्सर विद्रोह करने वाली काली शक्ति, अब उसके शरीर में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं और उसकी कुल आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा साफ, शुद्ध और बेहद ज्यादा लग रही है। उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं, जो एक तेज लाल रोशनी से चमक रही हैं और बची हुई सुनहरी धुंध को काट रही हैं।
उसे तुरंत एक जरूरी सुधार दिखाई देता है। वो घबराहट भरा बेचैन कर देने वाला मानवीय प्रतिरोध जो उसे पहले काली शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त होता था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उसका नियंत्रण एकदम सही है। हमारा हीरो वापस नीचे तैरता है। उसके पैर नरम से उस महंगे लकड़ी के फर्श को छूते हैं जो अभी भी हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहता है, अपनी इस पूरी हुई शक्ति के एहसास का मजा लेता है। कमरे के बीच में खड़ा होकर वो आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और काली आग की 2 तेज धाराओं को बुलाता है जो पूरी तरह से आज्ञा मानते हुए उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। वो उस काबू की गई आग को पूरे आत्मविश्वास और संतुष्टि भरी नजरों से देखता है। वो तय करता है कि उसकी बढ़ी हुई ताकत का सही अंदाजा तभी लग पाएगा जब वो अपनी नई क्षमताओं को असली खतरों के खिलाफ सही लड़ाई के हालातों में परखेगा। बाद में स्टार गॉड वॉर जोन के विशाल मुख्यालय हेडक्वार्टर में वृद्ध वू, जो अब पूरी तरह से ताजगी से भरे और मजबूत दिख रहे हैं, जालौन के साथ एक बड़ी शीशे की खिड़की के पास खड़े हैं। वे नीचे दूर टिमटिमाती शहर की रोशनियों को देख रहे हैं। शीशे की सतह पर उनकी सफलता ब्रेक थ्रू का दूर से आता हुआ हल्का सुनहरा निशान दिख रहा है। वे हमारे नायक की लगभग नामुमकिन तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने कितनी तेजी से एक बार फिर अपना ओहदा बढ़ा लिया है। उसकी रफ्तार किसी कहानी या मिथक जैसी लगती है। सटीक रूप से कितना समय बीता है जब हमारे नायक को शियाई फूल मिला था, वो फूल जिसने मेरी जीवन शक्ति को स्थिर किया था? वृद्ध वो पूछते हैं। उनके सवाल में हैरानी भरी हुई थी। जालौन अपने टैबलेट पर डेटा देखती है जिसकी ठंडी रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। बस मुश्किल से आधा महीना हुआ है वृद्ध जी, शायद 15 दिन, कुछ घंटे कम या ज्यादा। जालौन रुकती है, मन ही मन उस असंभवता का हिसाब लगाती है। सिर्फ 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा समय में हमारे नायक ने वो कारनामे कर दिए हैं जिन्हें किसी भी दूसरे बेहतरीन योद्धा पायनियर को हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती। बुजुर्ग धीरे से सिर हिलाते हैं, उनके चेहरे पर गहरा सम्मान नजर आता है। उसने सिर्फ इस बूढ़े आदमी को नहीं बचाया जालौन, उसने पूरे शिया राष्ट्र के योद्धाओं का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। वो सहारा है जिसकी जरूरत हमें पता भी नहीं थी। वृद्ध वो अपनी पुरानी पहचान पर थोड़ी विनम्रता लाते हैं। मुझे विनम्रता से मानना पड़ेगा कि मैं भी, जो जिंगोंग जैसी ऊंची दुनिया का एक साधक हूं, उस अंधेरे गुण, डार्क एट्रीब्यूट को इतनी बेदाग शुद्धता से नियंत्रित नहीं कर पाता जितनी हमारा नायक करता है। शहर के नज़ारे पर अपनी परछाई देखते हुए वृद्ध वो उस नौजवान की हाल की अविश्वसनीय उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। 2 अलग अलग मुख्य शहरों के विकृति राजाओं एनॉमली किंग्स को खत्म करना, बड़े इलाकों की आपदाओं को सुलझाना और कुछ ही दिनों में 2 बार अपना स्तर बढ़ा लेना। वो सचमुच ईश्वर का प्रिय पुत्र है। बुजुर्ग एक गहरी, लगभग तड़प भरी इच्छा जाहिर करते हैं। मुझे सच में इस नौजवान से आमने सामने मिलना चाहिए। इस बीच टाइटाई शहर की स्पिरिट एसोसिएशन में केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियां जोर से अलर्ट चिल्लाती हैं। सूचिंग येंग और उनके मुख्य कर्मचारियों को तुरंत एक विशाल अराजक ऊर्जा तरंग की सूचना मिलती है जो सीधे हमारे नायक के नए निवास से निकल रही थी। सूचिंग येंग अपनी स्क्रीन पर तेजी से ऊपर जाते ग्राफ को घूसती है। सदमे की एक लहर उसके चेहरे पर छा जाती है। उसने फिर से तरक्की कर ली है। उस रहस्यमय सीलर यानी हमारे नायक से निकलने वाली ऊर्जा हाल ही के विकृति राजा के चरम पर आने के समय दर्ज की गई ऊर्जा से भी कई गुना ज्यादा है। सिर्फ अपनी सहज प्रेरणा और निर्धारित प्रक्रिया पर काम करते हुए एसोसिएशन के कर्मचारियों ने तुरंत एक आपातकालीन योजना शुरू की जिसे एक शांत स्थानीय सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे नायक की इतनी महत्वपूर्ण प्रगति प्रक्रिया में कोई बाहरी गड़बड़ी ना हो। शहर को अपने रक्षक के लिए शांत रहना होगा। बाद में सूचिंग येंग थोड़ी आराम करती है अपने फोन को देखते हुए। वो सोचती है कि हमारे नायक ने शहर के मनोबल पर कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। वो देखती है कि उस विनाशकारी आपदा के बाद से उसने जनता में बहुत ज्यादा, लगभग एक पंथ जैसा सम्मान हासिल कर लिया है। अब तो आम नागरिक भी, योद्धा ना होते हुए भी, सुरक्षा का एक ठोस एहसास महसूस करते हैं, ये जानकर कि उसकी जबरदस्त आत्मिक शक्ति उनकी निगरानी कर रही है। वो योद्धाओं पर केंद्रित कई ऑनलाइन चर्चा मंचों पर जाती है। एक गुमनाम नाम से वो सीलर की विनाशकारी शक्ति का बहुत विस्तार से, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन पोस्ट करती है। उसे खास तौर पर संतुष्टि मिलती है जब वो कांग शचर के योद्धाओं का मजाक उड़ाती है कि उन्होंने कमकली में उसे कम समझा, और ये बताना नहीं भूलती कि उनके कप्तान की पूरी तरह से बेइज्जती हुई थी। उसे ये जानकर तसल्ली मिलती है कि वो उसकी कहानी और इज्जत बढ़ाने में सक्रिय रूप से मदद कर रही है, जिससे भविष्य में क्षेत्राधिकार संबंधी परेशानियों को पहले ही रोका जा सके। इसी बीच अभी भी खंडहर बने और उदास कांग शहर के अंदर एक सादे काम चलाऊ दफ्तर में चू चिंगली एक चमकती कंप्यूटर स्क्रीन के सामने झुकी बैठी है। उसके चेहरे पर निराशा और पीड़ा का भाव है। ये असंभव रूप से मुश्किल है, वो खुद से बुदबुदाती है। कड़वी शिकायत करती है कि साधना यानी कल्टीवेशन एक दर्दनाक संघर्ष है और वो उसी अदृश्य दीवार से टकराकर फंस गई है। 2 सितारा घोष कक्स के ओहदे तक पहुंचने की बेताबी से कोशिश कर रही है।
ये ठहराव उसे पागल कर रहा है। वो तेजी से तरक्की करने का कोई अहम राज पाने की उम्मीद में उस रहस्यमयी सीलर, हमारे नायक, के बारे में जानकारी खोजने के लिए खास योद्धा नेटवर्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। हालांकि उसके संदेशों को ऊंचे ओहदे के योद्धा जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं या खारिज कर देते हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर भड़क जाती है और पूरे योद्धा संगठन को बेकार और साधारण बता देती है। उसे एक कड़वा एहसास होता है, उसके पास सीलर से सच में संपर्क करने के लिए जरूरी पहुंच या असर नहीं है। वो अंधेरे मॉनिटर में अपनी परछाई को घूरती है, हिसाब लगाते हुए। उसकी जबरदस्त इच्छा थी कि वो उससे व्यक्तिगत रूप से मिल पाए, इस विश्वास के साथ कि उसकी ध्यान से संवारी गई खूबसूरती और स्वाभाविक आकर्षण जरूर उसका ध्यान खींच लेगा। हालांकि उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया है। उसे चिंता है कि ताकत के इस नए, तेजी से बढ़ते हुए दौर में उसका मौजूदा सामाजिक और पेशेवर स्तर शायद अब इतना काफी ना हो कि वो उस आदमी के स्तर के किसी व्यक्ति से मिल भी पाए। खिड़की से नीचे टूटे फूटे आधे बने शहर को देखते हुए वो एक आम चर्चा, पब्लिक फोरम का पोस्ट पढ़ती है। वो पोस्ट पक्की करती है कि कांग शहर ने सीलर को पूरी तरह और माफी न देने लायक नाराज कर दिया है, जिससे ये जगह रहने के लिए एक बेकार और रणनीतिक रूप से मरी हुई जगह बन गई है। अचानक साफ समझ के साथ वो ठंडी मेज से दूर हटती है। वो फैसला करती है, मुझे तुरंत ताइथाई शहर वापस जाना चाहिए। अपनी आंखों में एक दृढ़ मजबूत भाव लिए चू चिंगली खड़ी होती है और तेजी से दफ्तर से बाहर निकल जाती है। उसने फैसला कर लिया है कि वो जबरदस्ती अपना भविष्य पकड़ेगी और ताकत के उस बढ़ते हुए केंद्र के पास आने वाले किसी भी मौके को भुना लेगी। सूरज की किरणें उस चिकने आधुनिक घर पर लंबी सुकून भरी परछाइयां डाल रही हैं। लेनी अपने चचेरे भाई के सामने एक बड़ी खाने की मेज पर बैठी है, इस शांति भरे सामान्य भोजन का मजा ले रही है। लेनी अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखते हुए पूछती है, क्या तुम अपनी अगली तरक्की पूरी कर पाए भाई? तुम्हें कोई खास बदलाव महसूस हो रहा है क्या? फोंगी आराम से अपनी चाय की चुस्की लेता है और बड़ी ही सहजता से जवाब देता है, बस ठीक है, मेरी आत्मिक ऊर्जा दुगनी तेजी से काम कर रही है और क्षमता भी दुगनी हो गई है, पर इसके अलावा अभी कोई सच में बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला बदलाव नहीं आया है। हालांकि अपने मन ही मन में हमारा हीरो ये अंदाजा लगा रहा था कि असली, गहरे और दुनिया को तोड़ने वाले बदलाव तभी दिखेंगे जब वो अनिवार्य रूप से पौराणिक जिंगोंग स्तर तक पहुंचेगा। तब तक सब कुछ सिर्फ जरूरी तैयारी जैसा लग रहा था। लेनी फिर अपना फोन मेज पर सरकाती है और उसे एक संदेश दिखाती है। वो बताती है, उसकी आवाज में उत्सुकता भरी थी, कि सिस्टर जाओलान ने पूछा था कि क्या वो तियान हाई जंगल की खोजी यात्रा पर जाने में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि दुनिया में कुछ नई अजीब चीजें जो खतरनाक हो सकती हैं वहां दिखनी शुरू हो गई हैं। फोंगी खाने का एक टुकड़ा लेते हुए पुष्टि करता है, मुझे भी न्योता मिला है। वो तुरंत समझ जाता है कि स्टार गॉड वॉरजोन के बड़े अधिकारी कांग शहर की हाल की घटनाओं के कारण हुई अधिकार क्षेत्र की परेशानी और राजनयिक शर्मिंदगी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि न्योता दोनों को मिला था, वो तुरंत फैसला करता है, तो हम दोनों साथ चलेंगे। लिनी खुशी से चिल्ला उठती है। इस अचानक मिली मिशन ने बाकी के भोजन में एक तेज, रोमांचक स्वाद भर दिया। कुछ घंटों बाद वे अपनी मंजिल यानी तियान हाई जंगल पहुंच जाते हैं। ये एक तनाव वाले बॉर्डर इलाके पर है, जो स्टार गॉड वॉरजोन के क्षेत्र के ठीक अंदर है, जहां बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं जो आम लोगों के आने पर रोक लगाते हैं। ये जंगल कभी आम स्थानीय जंगल हुआ करता था, पर पिछले 5 सालों में इसमें गैर प्राकृतिक रूप से बहुत तेजी से और घनी वृद्धि हुई है। यहाँ चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा की मात्रा अब खतरनाक रूप से ज्यादा है, जिससे वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों में बदलाव यानी म्यूटेशन की दर बहुत बढ़ गई है। ये एक साथ एक बेहतरीन संसाधनों से भरा प्रशिक्षण स्थल भी है और अनजाने खतरों की भूल भुलैया भी, इसलिए ये अभी भी पूरी तरह से सेना के सख्त नियंत्रण में है। यहाँ की हवा में नमी भरी है और घनी सड़ती हुई हरियाली की महक है। घने जंगल के अंदर सूरज की रोशनी वाली एक खुली जगह में कदम रखते ही हमारा हीरो और लिनी का स्वागत एक जाने पहचाने चेहरे ने किया। असफल कांग सिटी मिशन वाली बैंगनी बालों वाली महिला उन्हें देखती है और तेजी से हाथ हिलाकर उनका स्वागत करती है। ताई शहर के सम्मानित कप्तान का अभिनंदन करती है। वो एक पेशेवर कसी हुई मुस्कान देते हुए पूछती है, क्या आप मुझे अभी भी पहचानते हैं? वो जल्दी से बताती है कि वो अभी यहाँ निगरानी केंद्र चला रही है। अधिकारी जाओलान ने खास तौर पर मुझे आपसे मिलने और मौजूदा स्थिति में हुए बदलावों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा था। वो अपनी आवाज थोड़ी धीमी करके आगे बताती है, आपके आने से ठीक पहले जंगल के अंदर गहराई में एक मुश्किल, अप्रत्याशित बदलाव आया है। एक अजीब बदला हुआ आग का रूप सामने आया है, पर यह काली विशेषता वाली आग से अलग है। इस लौ में एक बेहद उदास, दम घोटने वाली ऊर्जा है, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे साधारण तरीकों से बुझाया नहीं जा सकता। हमारा हीरो ध्यान से सुनता है, उसकी निगाहें तेज थीं। मेरा अंदाजा है कि ये आग की एक नई अज्ञात श्रेणी है। बैंगनी बालों वाली महिला उसके सही अंदाजे की पुष्टि करती है। फिर वो प्रस्ताव देती है, चूंकि इलाका खतरनाक है, मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ गाइड के तौर पर अंदर चल सकती हूँ। हालांकि हमारा हीरो उसकी राय जानने के लिए लिनी की तरफ देखता है।
थोड़ा इशारा करते हुए कि शायद उन्हें बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। लिनी आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखती है और सहमत होती है। हमें गाइड की जरूरत नहीं है भाई। बैंगनी बालों वाली महिला उनके संयुक्त फैसले को सम्मान के साथ सिर हिलाकर स्वीकार करती है। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगी, पर मैं आपसे कहूंगी कि आप अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ें। जैसे ही वो उन्हें जाते हुए देखती है, उसे महसूस होता है कि उसने अपना सारा ध्यान मशहूर सीलर पर लगाया था और उसके बगल में खड़ी शांत लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को केंद्रित किया, वो अचानक सदमे से भर गई। लड़की से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, शायद उसकी अपनी ऊर्जा से भी ज्यादा बेहतर और शुद्ध। जब हमारा नायक और लिनी जंगल में गहरे गायब हो गए, तो महिला उन्हें एक मोहित मुस्कान के साथ देखती रही। ये सोच रही थी कि ऐसी कौन सी दैवीय घटना हुई होगी जिसने दो लोगों को इतना जबरदस्त प्रतिभाशाली बना दिया। वे दोनों घनी हरी पत्तियों से निकलकर जली हुई जमीन पर आ गए। उनके पैरों के नीचे की जमीन पिसी हुई राख की तरह चरमराहट कर रही थी और उससे एक सूखी धातु जैसी महक आ रही थी। वे अब प्रभावित इलाके में प्रवेश कर चुके थे। उनके सामने एक भयानक असंभव दृश्य था। जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक अजीब शांत आग में जल रहा था। एक भयानक चिकना काला नरक जो ऊपर की ओर उठ रहा था, लगभग आसमान को खरोचता हुआ। क्या यही वो जगह है? नायक ने पूछा। हालांकि जवाब साफ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आग की ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपनी संवेदी शक्तियों को सक्रिय किया। वो तुरंत आग की लपटों से निकलने वाली मौत की ऊर्जा के भारी, लगभग पागलपन भरे आभामंडल से चौंक गया। ये उदास अप्राकृतिक रूप से ठंडी ऊर्जा उतनी ही व्यापक और शक्तिशाली थी जितनी कि वो काली लहर खुद थी। उसे तुरंत वो चेतावनी याद आई, ये आग बुझाई नहीं जा सकती और ये केवल भूख से फैलती जाती है। अचानक हमारा नायक अपनी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक को सक्रिय करता है। उसके केंद्र से शुद्ध चमकदार सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल गूंजता हुआ प्रवाह बाहर की ओर फट पड़ा, जिससे उनके चारों ओर तुरंत गर्मी का एक घेरा बन गया। लिनी, पीछे हटो अभी, उसने घबराए हुए स्वर में आग्रह किया। उसके मौजूद होते ही वातावरण ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आग के आध्यात्मिक सार से बनी काली, चिकनी, छायादार लतें जलते हुए जंगल के किनारे से भयानक गति से निकलीं और उनकी सुनहरी परिधि पर आक्रामक रूप से झपटीं। जैसे ही नायक अपना बचाव करता है, उसे सच्चाई का एहसास होता है। ये लपटें सामान्य आग की तुलना में ढांचे के तौर पर बहुत मजबूत हैं, जिनमें मानवीय आध्यात्मिक शक्ति को निगलने और खाने की एक स्पष्ट दुर्भावनापूर्ण इच्छा है। वो काली पकड़ने वाली ऊर्जा बार बार उसके सुरक्षा कवच से टकराती है और वो घबरा कर देखता है कि यहाँ तक कि उसके सर्वोच्च यांग गुण का भी तुरंत शुद्धिकरण वाला असर नहीं हो रहा है जिसकी उसने उम्मीद की थी। एक तुरंत आदेश के साथ नायक ने लिनी के चारों ओर सुनहरे कवच को मजबूत और ठोस कर दिया। उसे एक सुरक्षित गर्म खोल में लपेट दिया। उसने मुख्य आग की ओर इशारा किया। इस काली आग का स्रोत ठीक सामने है। चूंकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति लकड़ी गुण की है, तुम स्वाभाविक रूप से इस तरह की आक्रामक आग के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हें मेरी सुरक्षा के अंदर ही रहना होगा। लिन यी ने मजबूती से सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। नायक ने अपनी स्पिरिट तलवार बुलाई। लंबी धार तुरंत केंद्रित तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। वो इस विनाशकारी अराजकता के बीच एक रास्ता बनाने की तैयारी करता है। एक ही शक्तिशाली वार से सुनहरी ऊर्जा ने आगे बढ़ते हुए काले जलते हुए पेड़ों को पूरी तरह से बीच से दो हिस्सों में काट दिया। नायक और लिन यी उसके द्वारा बनाए गए साफ सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जंगल दोनों तरफ खतरे की तरह जल रहा है, लेकिन वे विनाश के उस गलियारे से सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, दमनकारी मौत की ऊर्जा भारी होती जाती है, जो शारीरिक वजन की तरह उन पर दबाव डालती है। वे एक उबड़ खाबड़ चट्टान के किनारे पहुंचे और नीचे एक विशाल खोखले अंधेरे गड्ढे में देखा। गड्ढा मतली पैदा करने वाली गर्मी से भरा था, जिसमें मोटी चमकती लाल नसें फैली हुई थी। फांगी ने गड्ढे के किनारे के ठीक ऊपर चट्टानों से एक चिपचिपा पदार्थ भारी मात्रा में टपकते हुए देखा। अपनी आंखें तेज लाल करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे टपकती बूंदों पर केंद्रित किया। उसने तुरंत उस भारी पिघले हुए पदार्थ का विश्लेषण किया और पहचान लिया कि टपकने वाली चीज कच्चा झुलसा देने वाला मैग्मा है। हवा तुरंत गाढ़ी हो गई। सल्फर की धातु जैसी गंध और अत्यधिक गर्मी से भरी हुई थी। वे अचानक रुक गए। जमीन उनके बूटों के नीचे कांप रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे इस अराजक विसंगति के केंद्र में पहुंच चुके हैं। ठीक उनके नीचे केवल एक टिमटिमाती गर्मी की धुंध से छिपा हुआ तरल पत्थर का एक गहरा हिंसक रूप से हिलता हुआ गड्ढा था, बहते धधकते हुए लावा की एक नदी। इससे पहले कि हमारा नायक दम घोटू जलते हुए माहौल को पूरी तरह समझ पाता, जियोथर्मल वेंट की गड़गड़ाहट के बीच एक तीखी क्रिस्टल जैसी घंटी की आवाज आई। एक अलौकिक पारदर्शी सिस्टम विंडो तुरंत उसके देखने के क्षेत्र में साकार हो गई, जो टिमटिमाती हुई दिखाई दी। खिड़की लाल रंग में चमकी, एक तेज जरूरी सूचना दिखाते हुए। चेतावनी, सिस्टम को अत्यधिक पर्यावरणीय बदलाव का पता चला है। दर्ज की गई ऊर्जा में उतार चढ़ाव खगोलीय थे, जो इस स्थानीय क्षेत्र के भीतर एक विनाशकारी, अभूतपूर्व स्वर्ग और पृथ्वी का महान परिवर्तन का संकेत दे रहे थे।
चेतावनी के नीचे सिस्टम की पहचान मैट्रिक्स तेजी से चली और फिर एक निर्णायक पहचान पर स्थिर हो गई। स्रोत गुण पहचाना गया, गोधूली अग्नि, आदिम स्तर। साथ में दिए गए पाठ ने प्रोटोकॉल की पुष्टि की। पाई गई ऊर्जा हस्ताक्षर की शुद्धता और तीव्रता के कारण सिस्टम तुरंत स्वचालित डेटा अधिग्रहण शुरू करेगा, ताकि गोधूली अग्नि गुण पर आधारित एक पूरी तरह से नई युद्ध तकनीक लिखी और संश्लेषित की जा सके।